नमस्कार, जनधारा छत्तीसगढ़ के इस खास बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं पंकज शर्मा। आइए शुरू करते हैं मेरे साथ खबरों का सिलसिला। एआईसीसी के महासचिव और पूर्व केंद्रीय मंत्री अजय माकन कल देर शाम राजधानी रायपुर पहुंचे। एयरपोर्ट पर प्रेस से चर्चा के दौरान उन्होंने कहा कि सभी पार्टियों में मतभेद होता है, चाहे वो बीजेपी हो या कांग्रेस। बीजेपी में भी मतभेद है, फिर चाहे वो यूपी, वेस्ट बंगाल या कर्नाटक, कोई भी राज्य हो। कांग्रेस पार्टी हमेशा से जनता की सेवा करती आई है और हम ये आगे भी करते रहेंगे। गौरतलब है कि अजय माकन आज दोपहर राजीव भवन में प्रेस वार्ता करने वाले हैं। कांग्रेस के अंदर अलग अलग समय के ऊपर अलग अलग कमेटीज का गठन होता है जो अलग से काम देखते हैं। जैसे इससे पहले कोरोना काल के दौरान गुलाम नबी आज़ाद के नेतृत्व में एक कमेटी बनी थी कि किस तरीके से लोगों में सेवा करी जानी चाहिए, उस चीज़ को देखने के लिए। तो अभी ये कमेटी बनी है, दिग्विजय सिंह जी जिसके अध्यक्ष हैं, वो ये बताएंगे कि किस प्रकार से हम आंदोलन पूरे देश भर में अलग अलग जगह के ऊपर करें। तो ये अलग अलग समय के ऊपर अलग अलग कमेटीज कांग्रेस पार्टी के अंदर बनती है। कौन सा ऐसा राज्य पूरी देश में है, कौन सी ऐसी पॉलिटिकल पार्टी पूरी देश में है जहाँ पर लोगों का किसी न किसी विषय के ऊपर आपस में मतभेद नहीं होते? कोई पार्टी मुझे बता दें। क्या बीजेपी उत्तर प्रदेश में ठीक चल रही है? क्या बीजेपी वेस्ट बंगाल में ठीक चल रही है? क्या बीजेपी कर्नाटक में ठीक चल रही है? आपको हर पार्टी में, हर राज्य में, हर समय में, किसी भी समय में, आज से 70 साल में किसी भी समय में उठा करके देख लें, हर जगह के ऊपर रहता है। ये तो इन सब चीज़ों का हिस्सा होता है और हम सब लोग इन सब चीज़ों के साथ साथ जनता की सेवा में पूरी ताकत के साथ लगे हुए रहते हैं और वही हमारा काम है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से बीती शाम उनके निवास कार्यालय में ऑस्ट्रेलिया के हाई कमिश्नर बैरी ओ'फॉरेल ने मुलाकात की। उन्होंने मुख्यमंत्री के साथ ऑस्ट्रेलिया और छत्तीसगढ़ के मध्य सामाजिक सांस्कृतिक क्षेत्र में परस्पर सहयोग और पूंजी निवेश, विशेष रूप से माइनिंग और पर्यावरण संरक्षण की संभावनाओं पर विस्तार से विचार विमर्श किया। हाई कमिश्नर फॉरेल ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नेतृत्व में राज्य के समग्र विकास, आदिवासी समुदाय के उत्थान और सामाजिक संकेतकों में सुधार के लिए लागू की गई राज्य सरकार की योजनाओं में गहरी रुचि ली। इस मौके पर उद्योग मंत्री कवासी लखमा भी विशेष रूप से मौजूद रहे। यदि कोरोना का संकट न आया होता तो आज छत्तीसगढ़ में और भी ज़्यादा औद्योगिक प्रगति हुई होती। अब परिस्थितियां सामान्य हो रही है, नुकसान की रिकवरी के लिए यह अच्छा समय है। इसी दिशा में उठाए जा रहे एक बड़े कदम की घोषणा आज मैं करने जा रहा हूं। मुझे आप सभी को बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि राजधानी रायपुर में ग्लोबल इन्वेस्टर मीट 2022 इन्वेस्टगढ़ छत्तीसगढ़ का आयोजन जनवरी माह में किया जा रहा है। इसकी शुरुआत 27 जनवरी 2022 से की जाएगी, जो 1 फरवरी 2022 तक चलेगा। आज इन्वेस्टगढ़ छत्तीसगढ़ का लोगो और वेबसाइट लॉन्च किया गया। इसमें विश्व के प्रमुख इन्वेस्टर कम्युनिटियाँ, ग्लोबल कंपनियाँ, बिजनेस लीडर शामिल होंगे। स्थानीय व्यवसायी, उसके संगठन, निवेशकों के संगठन, सप्लायर, डिस्ट्रीब्यूटर, बिजनेस इनोवेटर, उद्यमी भी इसमें शिरकत करेंगे। केंद्र और राज्य के अधिकारी भी इस इन्वेस्टर मीट में भाग लेंगे। इस आयोजन से सभी को एक दूसरे के नज़दीक आने का अवसर मिलेगा। इस समिट के दौरान छत्तीसगढ़ में निवेश का लाभ, परस्पर सहयोग, पार्टनरशिप और व्यावसायिक उन्नति की संभावनाओं पर बातचीत की जाएगी। इधर बस्तर में चल रहे भाजपा के चिंतन शिविर का कल समापन भारतीय जनता पार्टी प्रदेश प्रभारी के एक ऐसे बयान के साथ हुआ जिसने एक बार फिर प्रदेश की राजनीति को गरमा दिया है। दरअसल भाजपा प्रदेश प्रभारी डी पुरंदेश्वरी ने शिविर के दौरान भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि यदि भाजपा कार्यकर्ता थूकेंगे तो राज्य सरकार बह जाएगी। गौरतलब है कि 3 दिनों तक चले भाजपा के इस चिंतन शिविर में भाजपा ने आगामी चुनाव के लिए कमर कस ली है। प्रदेश की कांग्रेस सरकार को घेरने का रोड मैप भी तैयार कर लिया है। भाजपा प्रदेश प्रभारी का कहना है
कि प्रदेश सरकार हर मोर्चे पर फेल है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नेतृत्व में सरकार जनता से किए वादे पूरे नहीं कर पा रही है। भाजपा इसे मुद्दा बनाकर जनता के बीच जाएगी। पुरंदेश्वरी के बयान पर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने पलटवार करते हुए कहा है कि इस तरह के बयानों की उन्हें उम्मीद कतई नहीं थी। इसीलिए आग्रह करते हैं हम आप सबको कि आप संकल्प लेके जाएं। एक बार अगर आप पीछे मुड़कर थूकेंगे ना, उस थूक में भूपेश बघेल और उनके पूरे मंत्रिमंडल बह जाएगी। इस संकल्प के साथ आज से आपको काम करना पड़ेगा और फिर से आपके परिश्रम से भारतीय जनता पार्टी 2023 में जरूर सत्ता में आएगी। इस बयान पे मैं क्या प्रतिक्रिया दूँ? मुझे उम्मीद नहीं थी कि भारतीय जनता पार्टी में जाने के बाद पुरंदेश्वरी जी की मानसिक स्थिति इस स्तर पे उतर आएगी, ये उम्मीद नहीं थी। जब हम लोग साथ थे और अर्जुन सिंह जी के साथ वो राज्य मंत्री थी तब तो ठीक ठाक थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में जाने के बाद क्या स्थिति हो गई है। और यदि आसमान पे थूकोगे तो खुद के चेहरे पे गिरता है। और छत्तीसगढ़ में आज सरकारी अधिकारी कर्मचारियों का सामूहिक अवकाश है। दरअसल प्रदेश के सभी जिला मुख्यालयों और राजधानी रायपुर के धरना स्थल पर अपनी 14 सूत्रीय मांगों को लेकर आज फेडरेशन प्रदर्शन करने जा रहा है। कर्मचारी और अधिकारियों का ये फेडरेशन मुख्य सचिव को ज्ञापन भी सौंपेगा। अभी वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। हमारा लक्ष्य है खबरें जो जागरूक कर सके जनगण के मन को, खबरें जो बेबाक हो, खबरें जो निष्पक्ष हो, खबरें जिनमें सत्य की अनुगूंज हो, खबरें जिनमें बदलाव का राग हो। आइए खबरों से आवाम को जगाते हैं, झूठ को सच का आईना दिखाते हैं। देश और दुनिया की खबरों के साथ छत्तीसगढ़ की खबरों के लिए देखते रहिए VIP न्यूज। और ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। आइए अब देखते हैं सुभाष की बात। अभी तो खुश्क है मौसम, बरसात हो तो सोचेंगे कि हमें अपने अरमानों के बीज किस मिट्टी में बोना है। दरअसल छत्तीसगढ़ का किसान इस समय लगभग इसी मना स्थिति में है। कहने को बस्तर में चिंतन शिविर हुआ और मांदर की थाप पर भाजपा के नेता नाच भी रहे हैं, आदिवासी नृत्य कर रहे हैं, पर ऐसे ही समय खास करके बस्तर का जो किसान है जिसने वनोपज के साथ साथ बाकी फसलें पर भी अपने जीवन को आधारित किया है, वो आसमान की तरफ निहार रहा है और देख रहा है कि बरसात कब हो तब मैं बीज बोने का काम शुरू करूं। पूरे छत्तीसगढ़ के जो ज़िले हैं, अगर हम नए ज़िलों को छोड़ दें तो 28 ज़िले अगर हम पुरानी बात करते हैं तो उसमें से 12 ज़िले ऐसे हैं जो पूरी तरह से अल्प वर्षा या अनावृष्टि जिसको हम कहते हैं उससे प्रभावित हैं। अगर हम छत्तीसगढ़ की औसत वर्षा की बात करें तो 1262.8 मिलीमीटर औसत वर्षा होती है। अभी तक जो वर्षा के आंकड़े हमारे पास उपलब्ध हैं, हम कह सकते हैं कि उसमें केवल 792.8 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गई है। ये जो वर्षा है ये सामान्य वर्षा से काफ़ी कम है और इसी को लेकर एक पूरी चिंता की लहर चारों तरफ व्याप्त है। छत्तीसगढ़ में किसान आंदोलन जो देश में हो रहा है उसकी भी महापंचायत होने जा रही है। वो महापंचायत 28 तारीख को राजिम में होगी जो यहाँ की एक पुण्य भूमि कहलाती है। 27 तारीख को इस पूरे आंदोलन के 10 महीने होने जा रहे हैं, चूँकि ये आंदोलन पिछले 10 महीने से चल रहा है। और इधर 25 सितंबर को भारत बंद का आह्वान किसान महापंचायत ने दिया है। तो छत्तीसगढ़ के किसान जो नेता हैं वो एकजुट हुए हैं इस आंदोलन को सफल बनाने के लिए। छत्तीसगढ़ की सरकार की चिंता इस बात की है कि अगर वर्षा नहीं हुई तो आकस्मिक प्लान क्या होगा। छत्तीसगढ़ में उत्पन्न अवर्षा की स्थिति के बीच में ही कृषि कार्यों की समीक्षा के लिए 6 सितंबर को जो संसदीय समिति है जिसमें राज्यसभा और लोकसभा के सदस्य हैं वो भी छत्तीसगढ़ आ रहे हैं। और जो भूपेश बघेल की सरकार है जो कि किसानों की सरकार
कहलाती है, जिसने किसानों की ऋण माफ़ी की है, जिसने समर्थन मूल्य पर धान खरीदा है, जिसने राजीव गांधी किसान न्याय योजना लेके आई है, जिसने गोबर खरीदी का काम किया है, जो किसानों के साथ अलग अलग तरह से काम कर रही है, वो किसानों को 2500 रुपये पे जिसने बोनस भी दिया, वो सरकार के पास अभी ये है कि इस साल 105 मीट्रिक टन धान खरीदने का लक्ष्य है, जिसमें से केवल 65 से 70 मीट्रिक टन राज्य की ज़रूरत 12 से 15 लाख मीट्रिक टन की है। यदि मौसम मेहरबान हुआ और धान का उत्पादन ठीक ठाक रहा तो बाकी धान का क्या होगा, ये भी एक यक्ष प्रश्न है। सवाल ये है कि सरकार धान तो खरीद लेगी, पर जब FCI चावल खरीदेगा तो वो उस मात्रा में नहीं खरीदेगा। तो सरकार के सामने इस समय एक दुविधा की स्थिति है कि उसको अपने किसानों को भी खुश रखना है, किसानों की जो फसल अवर्षा से नुकसान होने वाली उसकी भरपाई भी करना है, और इधर अगर वो धान खरीदती है और उस धान को FCI चावल के रूप में उतना नहीं लेती तो बचे हुए धान का क्या करें, ये भी एक सवाल है। तो छत्तीसगढ़ का किसान इस समय संकट में है। सरकार जो किसानों की सरकार है उसको भी किसानों को मदद देने में आने वाले समय में जो केंद्र की नीति है उससे तकलीफ होगी। तो किसानों को लेकर ये पूरा माहौल इस समय गरमाया हुआ है। छत्तीसगढ़ में 2020 में कुल 48.0 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में बोनी की गई थी और 2021 में 48.20 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में फसलों की बोनी का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। अब तक 45.63 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में विभिन्न फसलों की बोनी हो चुकी है। खरीफ का कुल लक्ष्य 95%। गत वर्ष इसी अवधि में 47.3 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में खरीफ की फसल की बोनी हो गई थी। अब तक धान का बोता 25.78 लाख हेक्टेयर है जो लक्ष्य का 101% है, और रोपा 11.35 लाख हेक्टेयर हो चुका है जो लक्ष्य का 99% है। इस बात से कुछ नहीं होगा कि कितनी फसल बोई गई है। दरअसल मामला यहाँ ये फंसा है कि जुलाई में 34% और अगस्त में 12% कम वर्षा हुई है। अगर वर्षा नहीं हुई तो निश्चित रूप से जो धान की बुआई की गई है वो 82 प्रभावित होगी। और अगर धान की फसल के लिए जैसा सब जानते हैं कि पानी की जरूरत है, अगर पानी ही नहीं है तो हम कितनी 82 कर लें, कितना ही बोता हम कर लें, उससे कुछ नहीं होगा और धान की फसल का नुकसान जो होना है वो होकर रहेगा। ये अलग बात है कि कृषि मंत्री और कृषि वैज्ञानिक अभी भी इस बात के लिए आशान्वित हैं कि शायद उतना नुकसान ना हो जितने की उम्मीद की जा रही है। ऐसे में ये भी एक संकट आएगा कि एक तरफ तो किसानों के सामने अवर्षा के कारण अकाल की स्थिति है, दूसरी तरफ अगर हम देखते हैं जो हमारे कृषि वैज्ञानिक कह रहे हैं, कृषि मंत्री कह रहे हैं कि नहीं अभी जल्दीबाजी है, अभी हमने जो नजरी आकलन किया है तो 51 तहसीलों में 0 से 30% की क्षति का हमने आकलन किया है और 19 तहसीलों में हमने 31 से 50% क्षति का आकलन हमने किया है। तो उन्होंने इसके लिए भी एक आकस्मिक कार्य योजना बनाई है। भूमि है जहाँ पर कि कम पानी की आवश्यकता है, जिन फसलों में उसमें उड़द है, तिल है, रमतीला है, मक्का है, दलहन और तिलहनी फसलें हैं, इनको बोने की बात हो रही, पर उसके लिए भी 60-65 दिन की अवधि लगती है। तो अब ऐसी स्थिति में सबसे बड़ा संकट किसानों के सामने भी है, सरकार के सामने। और जो गांगरेल है जो बड़ा पानी का प्रदाय रायपुर और आसपास करता है, उसका कैचमेंट एरिया कांकेर है। कांकेर से ही गंगरेल में पानी आता है और कांकेर में इस समय बरसात की स्थिति बिल्कुल बहुत ही ख़राब है। बस्तर के केवल सुकमा में थोड़ी ठीक बरसात हुई है। छत्तीसगढ़ के अधिकांश ज़िले जो एक फसली है, जहाँ पर 2 फसली फसलें होती है, जहाँ नहर की व्यवस्था है, वहाँ पर भी चूँकि गंगरेल में पानी नहीं होगा और बांधों में पानी नहीं होगा, तो ऐसी स्थिति में वो कैसे 2 फसलें होगी, ये भी एक चिंता की बात है। भाजपा के चिंतन शिविर में ढोल नृत्य किए जाने पर प्रदेश के उद्योग मंत्री कवासी लखमा ने नाराजगी जाहिर की है। उन्होंने कहा है कि चिंतन शिविर में बजने वाला ढोल बस्तर का नहीं बल्कि जशपुर क्षेत्र का था और उसकी थाप देने वाले नेता भी उसी क्षेत्र से आते हैं। ऐसा कहकर उन्होंने नंद कुमार साय पर सीधा निशाना साधा है।
लखमा ने यह भी कहा कि भाजपा ने अपने शासनकाल में बस्तर के लिए कुछ भी नहीं किया। वहाँ पर एक तो आलीशान होटल में बस्तर में पहला बार बीजेपी का नेता पिछले समय वन विभाग का चेयरमैन था, होटल बनाया, वहाँ पर जाके वो हमारा वरिष्ठ नेता आदिवासी नंद कुमार साय वो ढोल बजा के नाच रहा था। तो ऐसा थोड़ी होता है, बस्तर के लोगों को अपमान किया है। प्रदेश में कोरोना की तीसरी लहर के मद्देनजर ऑक्सीजन सप्लाई बढ़ाने के लिए राजधानी रायपुर के कोविड अस्पतालों में 6 मेडिकल ऑक्सीजन प्लांट बनाकर तैयार कर लिया गया है। ये प्लांट पंडरी जिला अस्पताल, डॉक्टर अंबेडकर अस्पताल, आयुष यूनिवर्सिटी, आयुर्वेद कॉलेज, माना सिविल अस्पताल और रायपुर एम्स में बनाए गए हैं। छत्तीसगढ़ का सबसे अधिक क्षमता का ऑक्सीजन प्लांट अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान रायपुर में स्थापित किया गया है। ये प्लांट प्रति मिनट 1000 लीटर ऑक्सीजन के उत्पादन की क्षमता रखता है। यही नहीं, राजधानी के आउटर और जिलों को मिलाकर अगले 15 दिनों में 12 नए प्लांट और तैयार हो जाएंगे। छत्तीसगढ़ राज्य में कोविड की संभावित तीसरी लहर को ध्यान में रखकर ऑक्सीजन की सप्लाई व्यवस्था को लगातार सुधारा जा रहा है, बढ़ाया जा रहा है। पूरे राज्य में 112 ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट लगाने की योजना है, जिनमें से 31 स्थापित हो चुके हैं और कार्यरत हैं। 40 संयंत्रों की 15 सितंबर तक चालू कर लिया जाएगा और शेष 41 संयंत्रों को 30 सितंबर तक के प्रारंभ कर लिया जाएगा। शासन का प्रयास यह है कि ऑक्सीजन की कमी कहीं पर भी ना होने पाए। हमारे खास कार्यक्रम सुभाष की बात में कही गई बात का असर एक बार फिर देखने को मिला है। दरअसल प्रदेश की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी रविशंकर यूनिवर्सिटी में बीते कई दिनों से छात्र जैसे शिक्षा वैसी परीक्षा यानी ऑनलाइन मोड में परीक्षा कराने की मांग कर रहे थे। साथ ही विभिन्न छात्र संगठन भी इस विषय में बीते 15 दिनों से प्रदर्शन कर रहे थे। हमने अपने खास कार्यक्रम सुभाष की बात में इस मुद्दे को प्रमुखता से उठाया था, जिसके बाद यूनिवर्सिटी समिति की बैठक में निर्णय लिया गया कि सभी परीक्षाएं ब्लेंडेड मोड में संपन्न होगी। निर्धारित तिथियों में ऑनलाइन माध्यम से दोपहर 12 बजे तक प्रश्न पत्र परीक्षार्थियों तक प्रेषित किया जाएगा। परीक्षार्थियों को अपनी उत्तर पुस्तिका उसी दिन या फिर दूसरे दिन 12 बजे तक जमा करना अनिवार्य होगा। परीक्षा केंद्र से परीक्षार्थियों के लिए निर्धारित संख्या में उत्तर पुस्तिका का वितरण किया जाएगा। प्रायोगिक परीक्षा सैद्धांतिक परीक्षा के बाद होगी। इधर छत्तीसगढ़ में मौसम विभाग ने आज बारिश का अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग की माने तो दक्षिणी छत्तीसगढ़ में मध्यम से भारी बारिश की चेतावनी है, तो वहीं कल से रायपुर समेत प्रदेश के बाकी हिस्सों में भी बारिश हो सकती है। आइए अब रुख करते हैं रानी का, जो आपको छत्तीसगढ़ की 36 खबरें सुपरफास्ट अंदाज में दिखाएगी। बेहतर पुलिसिंग के लिए छत्तीसगढ़ के कोरिया जिले के एसपी संतोष सिंह का चयन IACP अवार्ड 2021 के लिए किया गया है। यह सम्मान अमेरिका के अंतर्राष्ट्रीय संस्था इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ चीफ्स ऑफ पुलिस की ओर से दिया जाता है। इस बार इस सम्मान के लिए 6 देशों से 40 पुलिस अफसरों का चयन किया गया है। इसमें भारत से 2 IPS अफसर संतोष सिंह और उत्तर प्रदेश कैडर के IPS अमित कुमार का नाम शामिल है। मनेंद्रगढ़ से विधायक विनय जायसवाल के कार्यकर्ता को न्यूड कॉल के जाल में फंसाने की कोशिश हुई है। मामला संज्ञान में आने के बाद विधायक ने इसकी शिकायत रायपुर के सिटी SP लखन पटले से की है। उन्होंने पुलिस से मांग की है कि इस तरह के मामले बढ़ रहे हैं, मामला गंभीर है, इस पर एक्शन लिया जाना चाहिए। विधायक से मुलाकात के बाद अफसर ने उनसे अश्लील चैट की सारी डिटेल्स ली हैं और कार्रवाई का भरोसा दिलाया है। बस्तर में भाजपा के चिंतन शिविर का गुरुवार को अंतिम दिन रहा। बंद कमरे में चल रहे चिंतन के दूसरे दिन भाजपा के शीर्ष नेताओं ने कई अहम फैसले लिए हैं। विधानसभा चुनाव 2023 से पहले भाजपा प्रदेश संगठन में बड़ा उलटफेर कर सकती है। ऐसे में प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय की एक कुर्सी पर भी तलवार लटक गई है।
स्कूल शिक्षा विभाग ने 2 सितंबर से 6वीं, 7वीं, 9वीं और 11वीं की ऑफलाइन कक्षाओं की अनुमति तो दे दी है, लेकिन जिले में किसी भी स्कूल में इसकी व्यवस्था नहीं बन सकी है। यही वजह है कि आज जिले के अधिकतम स्कूल नहीं खुल सके। बुधवार दोपहर इस संबंध में आदेश आने के बाद शिक्षा विभाग ने आनन फानन में अपने स्तर पर तैयारी शुरू जरूर की, लेकिन डीईओ ने स्वीकार किया कि गुरुवार से अधिकांश स्कूल नहीं खुल सकेंगे, क्योंकि स्कूलों को खोलने के लिए जनप्रतिनिधियों के साथ जो बैठक होनी थी वह नहीं हो पाई थी। छत्तीसगढ़ में अगले वर्ष एक और ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट की तैयारी है। इन्वेस्टगढ़ छत्तीसगढ़ नाम से इस इन्वेस्टर्स मीट का आयोजन 27 जनवरी से 2 फरवरी 2022 तक किया जाना है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने गुरुवार को इसकी औपचारिक घोषणा की। इससे पहले पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने 2012 में ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट का आयोजन कराया था। इसमें हुए अधिकतर करार जमीन पर नहीं उतर पाए। इसके लिए भाजपा सरकार की अब तक आलोचना होती है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के दौरे में अमरकंटक के मध्य प्रदेश में रह जाने की कसक फिर से उभर आई है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि अमरकंटक छत्तीसगढ़ में होता तो ज्यादा अच्छा होता, हम लोग ज्यादा अच्छे से नर्मदा मैया की सेवा कर पाते। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर स्थित सिम्स से एक मानसिक रोगी करीब 1 महीने से ज्यादा समय से लापता है। राज्य मानसिक अस्पताल के अधिकारी उसे सिम्स में भर्ती कराए जाने की बात कह रहे हैं। हालांकि सिम्स प्रबंधन ने इससे इनकार कर दिया है। अब मानसिक रोगी के परिजन और अस्पताल के कर्मचारी सिम्स के चक्कर लगा रहे हैं। परिजनों का आरोप है कि वह सिम्स पुलिस चौकी और कोतवाली थाने भी गए, लेकिन पुलिस ने उनकी शिकायत तक नहीं ली। केंद्र सरकार द्वारा औद्योगिक घरानों के हित में कृषि और आम उपभोक्ता विरोधी कानूनों को रद्द करने की मांग और न्यूनतम समर्थन मूल्य में सभी कृषि उपजों को खरीदी करने की गारंटी कानून पारित करने की मांग को लेकर जारी किसान आंदोलन का 26 अगस्त को 10 महीने पूरे हो रहे हैं। साथ ही किसान आंदोलन के समर्थन में किए गए भारत बंद का 25 सितंबर को 1 साल पूरा हो जाएगा। कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव विकास उपाध्याय ने भाजपा के छत्तीसगढ़ में आयोजित चिंतन शिविर में बढ़ती महंगाई को लेकर किसी तरह का चिंतन न किए जाने को भाजपा नेताओं के नियत में खोट बताया है। विकास उपाध्याय ने यह भी कहा कि राहुल गांधी के पूछे सवालों का मोदी सरकार के पास अब कोई जवाब नहीं है। उन्होंने कल पूछा था, गैस और तेल से कमाए 23 लाख करोड़ रुपए कहां गए। विकास उपाध्याय दिल्ली से जारी एक बयान में कहा कि छत्तीसगढ़ में अपनी जनाधार खो चुकी भाजपा अब चिंतन करने भी असल मुद्दे भूल चुकी है। मरवाही विधानसभा एक बार फिर से कांग्रेस के गुटी लड़ाई का अखाड़ा बनते दिखाई दे रहा है। माना जा रहा है कि बड़ी संख्या में जुटे विधायक एक बार फिर अपनी ताकत की नुमाइश मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के पक्ष में कर आलाकमान को संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं। मरवाही के विधायक डॉक्टर के ध्रुव के बड़े बेटे की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई थी, जिनका 10 गात्र का कार्यक्रम गुरुवार को किया गया। मुख्यमंत्री बघेल अमरकंटक से मरवाही पहुंच गए। उनके आने से पहले ही मरवाही में प्रदेश भर के करीब 40 विधायकों की भीड़ इकट्ठी हो गई थी। सभी विधायक मुख्यमंत्री के साथ विधायक डॉक्टर ध्रुव के गृहग्राम बरिहा को रवाना हुए। विधायक पूरे समय बघेल के इर्द गिर्द मंडराते रहे। छत्तीसगढ़ में पहली बार गंभीर रूप से कुपोषित बच्चों के इलाज और देखभाल के लिए एक अभिनव कार्यक्रम की शुरुआत की गई। आज छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव जिले के मानपुर और मोहला ब्लॉक इस कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। यूनिसेफ और एम्स के द्वारा समर्थित इस कार्यक्रम की शुरुआत खाद्य और संस्कृति विभाग के मंत्री अमरजीत भगत द्वारा की गई। छत्तीसगढ़ में यूनिसेफ के प्रमुख जॉब जकरिया ने कहा कि इस अभिनव कार्यक्रम को राज्य भर में मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान के अंतर्गत बढ़ावा दिया जा सकता है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अमरकंटक प्रवास के दौरान नर्मदा मैया की पूजा अर्चना कर प्रदेशवासियों की सुख समृद्धि और खुशहाली की कामना की। उन्होंने अमरकंटक के अरंडी घाट में डुबकी लगाई और स्नान किया। श्री बघेल ने कपिल धारा, सीताराम चक्रधारी बाबा आश्रम का भ्रमण भी किया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने गुरुवार को अमरकंटक के जलेश्वर महादेव मंदिर में पूजा अर्चना कर प्रदेशवासियों की सुख समृद्धि और खुशहाली की कामना की।
राष्ट्रीय पोषण माह का शुभारंभ बुधवार 1 सितंबर को हुआ। जिले के 1882 आंगनवाड़ी केंद्रों में कुपोषण से मुक्ति पाने का संदेश देने के लिए साइकिल रैली निकाली गई। साथ ही पोस्टर में विविध तरह के नारे लिखकर बेहतर खान पान रखने और स्वस्थ रहने का संदेश दिया गया। राजधानी के गुड़ियारी स्थित भारत माता चौक से बच्चों एवं किशोरी बालिकाओं ने मैराथन में भाग लिया और हाथों में पोस्टर थामकर सुपोषण के प्रति जागरूकता रैली निकाली। पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय से संबद्ध 144 कॉलेजों में ग्रेजुएशन प्रथम वर्ष में रिक्त सीटों पर दाखिले के लिए अंतिम तिथि बढ़ाई जाएगी। रविशंकर विश्वविद्यालय प्रबंधन ने सभी कॉलेजों से दाखिले के संबंध में जानकारी मांगी थी। कॉलेजों में अभी 30% सीटें खाली हैं। इसे देखते तिथि बढ़ाने के लिए कुलपति के पास फाइल भेजी गई है, जिस पर मुहर लगना तय है। बता दें कि पहले चरण के दाखिले के बाद राजधानी के 37 कॉलेजों में 50% सीटें खाली थीं। प्रदेश में मॉनसून सिस्टम एक बार फिर से सक्रिय होने लगा है और अब अच्छी बारिश होने के आसार बन रहे हैं। मौसम विज्ञानियों का कहना है कि 5 सितंबर से प्रदेश में व्यापक बारिश के आसार हैं। इस साल अब तक की स्थिति में प्रदेश में मॉनसून की बेरुखी बनी हुई है। संघर्ष हमारे जीवन का सबसे बड़ा वरदान है और वह हमें सहन शक्ति, संवेदनशील और देवतुल्य बनाता है। संघर्ष के इस सूत्र को समझिए, उस पर चलने की कोशिश कीजिए। यकीन मानिए, आप जीवन को एक अलग रूप में देखने लगेंगे। जीवन संघर्ष का दूसरा नाम है। यह संदेश संत रावतपुरा महाराज ने दिया। तेंदुखेड़ा मध्य प्रदेश आश्रम में चल रहे प्रवचन का राजधानी के धनेली आश्रम में श्रद्धालुओं ने ऑनलाइन श्रवण किया। छत्तीसगढ़ के कर्मचारियों को बीते 3 साल से नियमित रूप से हर छमाही मिलने वाला महंगाई भत्ता छत्तीसगढ़ सरकार ने नहीं दिया है। 28% डीए की मांग को लेकर प्रदेश के सभी कर्मचारी लामबद्ध हो रहे हैं। छत्तीसगढ़ शालेय शिक्षक संघ ने सरकार द्वारा 28% को रोके जाने को प्रदेश कर्मचारियों पर अन्याय होना बताते हुए कर्मचारियों से सौतेले व्यवहार न करने की मांग की है। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में स्थित एम्स के विशेषज्ञों ने कार्डियोवैस्कुलर रोगियों की बढ़ती संख्या पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा है कि इन रोगियों के इलाज में ईसीजी काफ़ी मददगार हो सकता है। अकेले एम्स के इमरजेंसी और ट्रॉमा विभाग में लगभग 2500 रोगी प्रतिवर्ष इन रोगों से पीड़ित होने के बाद भर्ती होते हैं। इनमें सबसे अधिक रोगी हाइपरटेंशन के और उसके बाद हार्ट अटैक के रोगी शामिल होते हैं। ऐसे में ईसीजी के समय पर प्रयोग जीवन रक्षक हो सकता है। ये सभी विशेषज्ञ एम्स के ट्रेनिंग कार्यक्रम एडल्ट एंड पीडियाट्रिक ईसीजी में भाग ले रहे थे। डॉक्टर चंदन डे ने बताया कि वर्ष 2020 में एम्स में 2149 रोगी हाइपरटेंशन के, 305 रोगी सीवीए और 7 रोगी पूर्ण हृदय ब्लॉकेज वाले एडमिट किए गए। छत्तीसगढ़ की महासमुंद पुलिस का एक बार फिर रिश्वत लेते एक वीडियो वायरल हुआ। यह वायरल वीडियो सरायपाली थाने का बताया जा रहा है, जिसे पीड़ित ने सरायपाली थाने के भीतर से बनाकर वायरल किया है। वायरल वीडियो में एक एएसआई और आरक्षक रुपए गिनते हुए कैद हुए हैं। पुलिसकर्मी का नाम एएसआई मुरलीधर भोई और आरक्षक हितेश साहू बताया जा रहा है। यह वीडियो 30 अगस्त का बताया जा रहा है। शराब के प्रकरण में फंसे युवक के भाई से 10,000 की रिश्वत मांगी गई थी, जिस पर 7,000 की रिश्वत दी गई थी। भारतीय न्याय प्रणाली में देर ही सही लेकिन न्याय जरूर मिलता है। इसके लिए दृढ़ निश्चय के साथ अड़िग होकर सत्य और न्याय के लिए लड़ें तो सफलता जरूर मिलती है। कुछ ऐसा ही ग्राम पंचायत भैंसातरा के भीखूराम साहू का है। आर्थिक स्थिति कमजोर होने के बावजूद भी 7 सालों से अनेक दफ्तरों के चक्कर काटते रहे, लेकिन एक लंबी लड़ाई के बाद अंततः उन्हें न्याय मिला और कमिश्नर ने उनके पक्ष में फैसला देते हुए रंगमंच को तोड़ने का आदेश दिया। भिलाई स्टील प्लांट के अंदर परिवहन विभाग की छापेमार कार्रवाई दूसरे दिन भी जारी रही। गुरुवार को रायपुर परिवहन विभाग के आदेश पर दुर्ग आरटीओ और पुलिस की टीम ने भिलाई स्टील प्लांट के अंदर कार्रवाई की। बिना रजिस्ट्रेशन, इंश्योरेंस और बिना परमिट की 1 दर्जन से ज्यादा गाड़ियों को जब्त कर लिया गया है। फिलहाल टीम प्लांट के अंदर चलने वाली गाड़ियों की जांच कर रही है। बीएसपी में आरटीओ की छापेमार कार्रवाई से हड़कंप मच गया है।
दुर्ग निजामुद्दीन संपर्क क्रांति एक्सप्रेस के इंजन के पहिए के बीच की दूरी में बड़ी खामी पाई गई है। 28 अगस्त को दुर्ग से यात्रियों को लेकर बिलासपुर पहुंची दुर्ग निजामुद्दीन संपर्क क्रांति एक्सप्रेस के इंजन बदलने के दौरान इंजन डिरेल होने पर के बाद हुई जांच के दौरान खामी का पता चला है। 28 अगस्त को शाम के समय दुर्ग निजामुद्दीन संपर्क क्रांति एक्सप्रेस बिलासपुर स्टेशन पहुंची थी। ट्रेन में लगे इंजन को रेलवे कर्मचारियों ने ट्रेन की बोगियों से अलग किया। इसके बाद ड्राइवर इंजन को ट्रेन के दूसरे छोर पर जोड़ने के लिए लेकर जा रहे थे, तभी हावड़ा एंड पर इंजन डिरेल हो गया। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। शाम 5:30 बजे फिर होगी आप सभी से मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार। VIP न्यूज, आपकी आवाज